हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ रहे हैं ना प्रॉपरली? चलिए, तो हम पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे फोर्थ एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सब लोग सोच रहे होंगे यार ये कब खत्म होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आज चलो इसको कंप्लीट किया जाए। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस, उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इन सारी बातों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर तो सुने हैं, ये कौन सा नया प्रेशर अपन सुन रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी बातों को हमने सुन रखा है। ये पहली बार एक नया वर्ड आ रहा है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस। तो इसको समझते हैं। समझते कैसे हैं? तो प्यारे बच्चों, आप समझ लो कि मान लो मेरे पास एक यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक, और इस कंटेनर में ना आपके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं। ऐसा मान लो ये पूरे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, पूरा कंटेनर कंप्लीटली भरा गया है। अब मैं एक काम करता हूं, इस कंटेनर को ना मैं एक पार्टीशन लाइन से डिवाइड कर दे रहा हूं और ये पार्टीशन लाइन बिहेव करेगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रही है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या चीज होता है? तो आप समझिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना एक समझ लो कि झिल्ली टाइप का एक स्ट्रक्चर रहेगा जो कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर बाहर इधर से उधर एक्सचेंज होने देता है और कुछ साइज में जो बड़े मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको रेजिस्ट कर देता है, रोक देता है। फॉर एग्जांपल किशमिश समझते हो, किशमिश देखे ही होगे। तो किशमिश के ऊपर ना एक ऐसा झिल्ली टाइप का लेयर रहता है। अगर उसको आप पानी में डालोगे तो वो क्या करता है, वो एक मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही बिहेव करेगा और वाटर के जो छोटे मॉलिक्यूल्स है उनको अंदर आने देगा, इसलिए किशमिश का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली उस फूले हुए किशमिश को अगर आप लोग सॉल्ट वाटर या हॉट वाटर में डाल दोगे तो फिर वो फिर से पचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा। कारण क्या है कि अब अंदर के मॉलिक्यूल्स को वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रास्ते बाहर निकाल दिया। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम ये क्या चीज है? ये समझ रहे हैं कि साइज के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स के मोशन को आने जाने देता है। अब प्यारे बच्चों यहां समझ लो, ये जो है ना ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है। ये मेरा क्या है? इसके बारे में जान लो, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये सॉल्वेंट है और इसमें ना मैंने क्या किया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाके ऐड कर दिया। ये जो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स डाल रहा हूं ये हमारे क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब ये क्या बन गया है बच्चों? तो ये बन गया है सॉल्यूशन। अब ये क्या बन गया है? सॉल्यूशन। ये प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन। मुझे बताओ किसका कंसंट्रेशन हायर रहेगा? तो आप सब साफ साफ समझ रहे हो कि इसका कंसंट्रेशन लेवल हायर है और इसका कंसंट्रेशन क्या है? लोअर है। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़े ही होगे कि भैया हमेशा जो फ्लो होता है, ठीक है, चाहे टेम्परेचर का फ्लो हो, चाहे प्रेशर का फ्लो हो, चाहे किसी भी क्वांटिटी का फ्लो हो, वो हमेशा कहां से कहां होता है? हायर से लोअर की ओर। तो मुझे बताओ कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे एक बाउंड्री है, यहां पर प्योर सॉल्वेंट है, यहां पर कौन है? सॉल्यूशन है। मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर इधर उधर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो किसके मॉलिक्यूल किधर जाएंगे? प्योर सॉल्वेंट के सॉल्यूशन की ओर जाएंगे कि सॉल्यूशन वाले प्योर सॉल्वेंट की ओर आएंगे? तो ज्यादातर केस में हमको यही लगता है कि सर हमने तो पढ़ रखा है कि हमेशा ट्रांसफर हायर स्टेट से लोअर स्टेट की ओर होती है। मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से कहां होना चाहिए? लोअर कंसंट्रेशन की ओर। मतलब कि सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट की ओर मूव करेंगे। पर प्यारे बच्चों यहीं पे हो जाएगा धोखा। यहीं पे क्या हो जाएगा? धोखा। क्यों? क्योंकि आपने साइंस को अच्छे से नहीं देखा। साइंस क्या देखना था? मैंने बार बार बोला आप कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़िए, मैंने हर बार हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को दो चीजें हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने कॉमन किया। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर के बिहाफ पर ही आप लोग अपने डिसीजंस बनाना, और लास्ट में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लाना। ये तो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कर रहे थे, यहां भी करेंगे। तो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर देखोगे, समझना बात, ये प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? P0A। ए मतलब सॉल्वेंट।
और ये सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा क्या डाला हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसका वेपर प्रेशर क्या लिया मैं, पीएस, और ये पीएस किसके इक्वल होगा, पीए के, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो तो कोई वेपर प्रेशर फॉर्म ही नहीं करेगा ना, तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये बात तो बहुत बिगनिंग से हम जानते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन बनने के बाद का जो वेपर प्रेशर आता है, दोनों में बड़ा कौन होता है, तो आप सबको पता है पी नॉट ए, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में वेपर प्रेशर घट जाता है जब सॉल्यूशन बनता है। तो ये इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, हायर है। अब मुझे बताओ मॉलिक्यूल का फ्लो कहां से कहां होगा, हायर वेपर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि इसके, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो है किसके, प्योर सॉल्वेंट के, वो किधर फ्लो करना चाह रहे हैं, उनका फ्लो होना चाह रहा है सॉल्यूशन की ओर। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से आप हायर कंसंट्रेशन की ओर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन के केस में वेपर प्रेशर क्या आया, ज्यादा आया, और हायर कंसंट्रेशन के केस में वेपर प्रेशर लोअर आया। और हमेशा जो फ्लो होता है ना वो हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की ओर होगा। ऑब्वियस सी बात है, इधर का प्रेशर ज्यादा इधर का कम है तो ये उसको ढकेलेगा ना, ये उसको उधर ढकेल रहा होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन की ओर जाना चाह रहे हैं। अब ये तो हो गया वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। हमको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या नया बवाल है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझो। यहां तक की बातें क्लियर हुई कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के घर में घुसना चाहता है। अब सॉल्यूशन के चाहता नहीं है ना कि ये जो घुसपैठिए है ना इसके सॉल्वेंट के, ठीक है, वो रिफ्यूजेस हमारे अंदर आ पाए, वो नहीं चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो अपने बाउंड्री पे कुछ आर्मी के जवान लोग को खड़ा करेगा ना। मतलब वही हाल है कि सॉल्यूशन क्या करेगा, अब इसको रोकना चाहता है, रोकना चाहता है मतलब अब सॉल्यूशन प्रेशर अप्लाई करेगा, और वो प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, जिसका काम क्या रहेगा, इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के मोशन को रेजिस्ट करना। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी प्रेशर, कौन से प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अप्लाई कर रहा है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मोशन को रोकने के लिए। उसी अप्लाइड प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका प्रेशर, सॉल्यूशन का। किस पे लगेगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पे। क्यों लगेगा, उसके मॉलिक्यूलर मोशन को रेजिस्ट करने के लिए। तो बच्चों मैं यहां पर डेफिनेशन जनरेट कर दे रहा हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर is exerted by solution molecule to resist the molecular motion of solvent molecule। मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मोशन को रेजिस्ट करने के लिए अप्लाई किया जाता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इज नोन एज कॉलिगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको क्या नाम देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर प्यारे बच्चों अपने आप में कैसा प्रॉपर्टी है, तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आप लोग डेफिनेशन नोट कर लो। और क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये सारी बातें अब आपको ठीक से समझ में आ रही होंगी, डायग्राम वगैरह से भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, अब हम इस पे बात करेंगे, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम इसके फैक्टर्स देख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर आएगा बच्चों, उसको याद रखना, बॉयल्स वार्मथ ऑफ लॉ। नाम ही दे रहा हूं मैं, बॉयल्स वार्मथ ऑफ
लॉ, इस वांट ऑफ लॉ को भी हम लोग को साथ में लेके चलना है ना। बॉयल ये नाम आते ही आप लोग समझ जाते हो कि अरे यार ये तो लास्ट ईयर हम लोगों ने दोनों चैप्टर में पढ़ा था। कहाँ कहाँ, एक गैस स्टेट में भी और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स में भी। वे बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर वाला लॉ, उसी से तो आइसोथर्मल प्रोसेस बनता था। तो बॉयल्स लॉ नाम आते ही आप लोग समझ गए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the osmotic pressure is directly proportional to the concentration। ये है आप लोग का फर्स्ट फैक्टर ना, कि भैया अगर आपने टेम्परेचर को रख दिया कांस्टेंट, तो इस पर्टिकुलर केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, ठीक है, इसको पाई से रिप्रेजेंट करेंगे ना। प्रेशर को पी से लेते थे, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को पी ना लेके हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे बुक में किससे रिप्रेजेंट करता है, पाई से, सिंबल पाई से। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कांस्टेंट टेम्परेचर में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन के। अच्छा, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और मोलारिटी का यूनिट भी क्या है, मोल पर लीटर। मैंने आपको पहले ये बात क्लियर की थी, जब सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कराया था, तब मैंने आपको मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक फंडास को क्लियर कराया था। और मैंने ये बताया था कि मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, ये सब कंसंट्रेशन को ही डिफाइंड करने वाले क्वांटिटीज है। बात समझ में आ रहा है ना। इसीलिए कई बार इसको कंसंट्रेशन की जगह पे मोलारिटी भी बोल दे तो भी आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, बात क्या है, सेम ही है। ठीक है, ये बना हमारा फर्स्ट लॉ। ये हमारा मान लीजिए ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1। एक सेकंड इक्वेशन आएगा, चलिए इसको फिलहाल आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस वर्ड को थोड़ा सा छोटा करता हूं। यहां पर सेकंड फैक्टर जो है बच्चों, वो है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। प्रेशर टेम्परेचर लॉ किसका लॉ था, गेलू-स्टोक्स का लॉ। याद करो, गैस स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ते थे। तो गेलू-स्टोक्स वांट ऑफ लॉ नाम दूंगा इस बार। गैस स्टेट पढ़ते थे, गैस रहता था तब आपका केवल गेलू-स्टोक था। इस बार आप सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हो तो वांट ऑफ कहलाएगा। तो गेलू-स्टोक वांट ऑफ लॉ ये क्या बताएगा, तो ये बताएगा कि भैया अगर हमने कांस्टेंट कर दिया कंसंट्रेशन को, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर, इस बार कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहेगा ना सॉल्यूशन का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर आपने कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, टेम्परेचर के। बड़ा कॉमन सी बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरी इजी। अगर कंसंट्रेशन या उसकी मोलारिटी अमाउंट कांस्टेंट है तो ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और कॉमन सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू राइज करनी है। अब एक काम करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को ना ऐड अप कर देंगे। तो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करूंगा, आप लोग पहले तो दोनों फैक्टर्स लिख लो। थोड़ा सा मैं रब करता हूं चीजों को, करूं भाई, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखना कि अगर मैं दोनों इक्वेशनों को अब एक साथ कंबाइन करके लिखूंगा तो प्यारे बच्चे आप समझ पाएंगे कि इस बार जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा होगा वो कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक साथ लिखूं C into T, ठीक है। मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाऊंगा ना तो एक कांस्टेंट आके मल्टीप्लाई कर जाएगा, दैट इज R। या कुछ बुकों में आप लोग को S करके भी देगा, ठीक है। यहां पर आप लोग समझ जाना R क्या है, तो ये मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट है, मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू R की वैल्यू तो आप सब लोग को याद है। गैस कांस्टेंट में आप लोग R की वैल्यू क्या लेते थे, अरे इस बार सॉल्यूशन के लिए है तो सॉल्यूशन कांस्टेंट बोल दे रहा हूं,
गैस स्टेट के लिए चैप्टर में पढ़ते थे तो गैस कांस्टेंट नाम देते थे। इसकी वैल्यू आप लोग को मेरे ख्याल से याद आ रही होगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर बच्चों? सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और जान लेना कि अगर इसको मुझे एक चीज और आपको पता है, वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी। वर्क का यूनिट क्या है, जूल। तो वो जूल कहीं ना कहीं आप लोग एटमॉस्फेयर इंटू लीटर में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो ना। प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर, एटीएम, और डेल्टा वी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर। तो अगर मैंने इस जूल की जगह पे अगर मैंने लीटर और एटीएम में अगर बात किया प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में, बाकी पर केल्विन पर मोल तो वैसे ही रहने दो, या डिग्री सेल्सियस भी रख सकते हो, पर डिग्री पर मोल। तो अब ये वैल्यू ना 0.0821 आती है। तो याद रखना R की 2-3 वैल्यू है, ठीक है। अगर आप लोग जूल में लेना चाहते हो तो 8.314, अगर आप लोग लीटर एटीएम में लेना चाहते हो तो 0.0821, अगर आप लोग कैलोरी में लेना चाहते हो तो आपको पता है इसको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 कैलोरी इज नियरली इक्वल टू 4.2 जूल। तो वहां पर आसपास आपका 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये आपके R के डिफरेंट वैल्यूज आया करते थे। तो इसके सिंबल में, इसके यूनिट्स में, इसकी वैल्यूज में कंफ्यूज मत होना ना, सवाल पर फोकस करना। सवाल अगर जूल में पूछ रहा है तो आपको ये डाटा यूज करना है, अगर आपको लीटर एटीएम में डिमांड किया है तो आपको ये डाटा यूज करना है। क्लियर? सवाल लगेगा तो चीजें अपने आप क्लियर भी होंगी। अभी चलो मैं इसको हटा रहा हूं, मुझे बताना था R के बारे में जितना कुछ, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। आप सबको पता है कंसंट्रेशन हो या मोलारिटी हो, उसका मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे को पता है मोलारिटी का मतलब ही क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो C है, इस C की जगह पे मैं क्या NB/V रख सकता हूं, बगल में क्या चल रहा है, RT। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो एक काम करो, ये V यहां लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई V इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, nRT। n किसका, सॉल्यूट का मोल, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, सॉल्यूट के अमाउंट पे, सॉल्यूट के मोल्स पे तो डिपेंड करवाना ही करवाना था। तो ये आप लोगों का ना कुछ PV इज इक्वल्स टू nRT टाइप का दिख गया होगा, आइडियल गैस इक्वेशन टाइप का बना होगा। बस यहाँ पर प्रेशर की जगह पे अब हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आ गया, nRT। ठीक है, चलो मैं इसको बस ऐसे ही लिख दिया। हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आप सबको पता है NB की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, WB/मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, अरे नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अब मैं यहां रखूंगा जैसे ही, तो मुझे पाई की वैल्यू मिलेगी WB/MB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले से नीचे में है, और ऊपर में क्या आ गया, RT। तो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ गिवन मास मॉलिक्यूलर मास। हम लोग हमेशा किस पे एंडिंग करते हैं, हम लोग अभी तक जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं हमेशा फाइनली हम लोग किसका रिजल्ट लाते थे, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला। इसीलिए तो इसको इस फॉर्म में एक्सपेंड किया है। अब यहां से देखो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, WB/RT में पाई इंटू V। दिस इज द फाइनल रेडीमेड फॉर्मूला फॉर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार मार्क कर दिया मैं। अब आप लोग को ये पूरा का पूरा सारी बातें ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड और उसके क्या क्या फॉर्मूला आते हैं वो सारी बातें आपको क्लियर है, कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं वो सारी बातें समझ में आ गई। तो ये था आप लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट। अब प्यारे बच्चों हम लोग को एक नोट करके एक पॉइंट समझना है कि कई बार ना एक नया वर्ड आजकल ट्रेंड में है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो चलो ये सब तो मुझे लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा क्लियर करा दूं। ठीक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा ना, सबसे पहली बात कि ये बाइमॉलिक्यूलर सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब बाइमॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, मतलब कम से कम इसमें ना 2-3 टाइप के सॉल्यूट तो आपस में ऐड होंगे।
और यहां पर क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट लेंगे ना, डिफरेंट सॉल्यूट आपको लेना है, अलग अलग टाइप के सॉल्यूट लेना है जिनके कंपोजिशन हो या बाइमॉलिक्यूलर ना बोल के इसको थोड़ा सा रिकरेक्ट कर लो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इसको इक्विमॉलिक्यूलर बोलो। इक्विमॉलिक्यूलर सॉल्यूशन मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो यहां पर मेरा एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, ये तीसरा सॉल्यूशन है, सब में वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर वाटर आपने रखा है, बट इस बार आपने सॉल्यूट अलग अलग डाला है, किसी में ग्लूकोज है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ और है, ठीक है। तो जब आप ऐसे अलग अलग सॉल्यूट के, पर हाँ उनके मोल्स क्या रहने चाहिए, सेम, तो इक्विमोलर सॉल्यूशन जनरेट कर रहे हो अलग अलग सॉल्यूट से, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आपने वहां का टेम्परेचर और अदर जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, पैरामीटर्स है, उनको अगर सेम रखा, मतलब एट सेम टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन, ठीक है, अगर सेम टेम्परेचर और अदर कंडीशन पे रखे तो उस पर्टिकुलर केस में आप एक नया रिजल्ट पाएंगे कि इन सभी के ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अलग अलग सॉल्यूट से बने हुए सॉल्यूशन थे, पर कंडीशन क्या था कि वो इक्विमोलर होने चाहिए, उनके टेम्परेचर और अदर कंडीशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब कहीं ना कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर ने सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं किया, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के अमाउंट पे डिपेंड किया, इसीलिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रीट किया था। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही यही है ना, जो अमाउंट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पर, ठीक है बच्चों। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अलग अलग सॉल्यूट से भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आता है, ऐसे सॉल्यूशन को ही आप लोग क्या नाम देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या इसी को कई बार हम लोग आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के नाम से भी जानेंगे। तो कतई आसान है, ठीक है। पूरा कहानी समझ में आया कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर बोर्ड में पूछ दे व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आपके पास सारी चीजें क्लियर है। तो प्यारे बच्चे ये था आइसोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन। अब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड फैक्ट्स, उससे रिलेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूला, सारी बातें कर ली हैं। अब थोड़ा सा आया जाए, फॉर्मूले को लगाया जाए और सवाल की प्रैक्टिस की जाए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा सवाल, क्या कह रहा है सवाल में, अ सॉल्यूशन ऑफ 1.75 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज बोलने से आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, भैया सुक्रोज क्या केमिकल फॉर्मूला याद है इसका? चलो नहीं याद है तो देख लो, C12H22O11, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास चलो इसका ला लो तो पहले, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो कार्बन के मॉलिक्यूलर मास होते हैं 12 एटॉमिक मास, और ऐसे 12 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन के होंगे 1 × 22, और ऑक्सीजन के कितने होंगे, एक ऑक्सीजन के 16, ऐसे कितने हैं 11। टोटल सम कीजिए इसको, आप पाएंगे कि 342 इसका फाइनल मॉलिक्यूलर मास आ रहा होगा ग्राम पर मोल। ओके, आगे हमसे बोल रहा है इसका मास दिया हुआ है, मतलब गिवन अमाउंट दिया है, ये है कि अपने आप में एक सॉल्यूट, तो गिवन अमाउंट हमको कितना मिल गया है मेरे प्यारे बच्चों, 1.75 ग्राम। मैंने पहला लाइन पढ़ा, आगे कह रहे हैं इज डिसॉल्व्ड इन 150 मिलीलीटर, मतलब आप लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस बार मेंशन है कितना, 150 मिलीलीटर। कोई बच्चा चाहे तो उसको 150 × 10⁻³ लीटर भी लिख सकता है। और क्या सवाल में दिया, सवाल में आपको दिया टेम्परेचर, टेम्परेचर का कितना दिया है भैया, 17 डिग्री सेल्सियस। आपको कभी भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में डील नहीं करना है ना, हमेशा केल्विन में पहले तो उसको पलटो। तो केल्विन में कैसे पलटते हैं, 273 ऐड कर दीजिए, यहाँ लगभग आप देख रहे होंगे 290 केल्विन आ गए। इतना डाटा मेंशन है, आपसे डिमांड किया गया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ला। तो चलो हमने तो पढ़ रखा था ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, CRT, और C की जगह पे हमने क्या पढ़ा था, NB/V × RT। इसी को जब हमने थोड़ा एक्सपेंड किया था NB को, तब मुझे मिला था WB/MB। नीचे तो पहले से वॉल्यूम है ही, ऊपर में क्या आ गया, R × T। नो डाउट, पूरा फॉर्मूला तो क्लियर हो गया।
अब डाटा पुटिंग का बस काम करना है हम लोग को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस बार का जो ऑस्मोटिक प्रेशर लेंगे हम लोग, डब्ल्यू बी गिवन है कितना 1.75 इंटू आर। मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर लीटर ऐसा कुछ दिया है ना, तो आर की वैल्यू आपको क्या लेनी है 0.0821। हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आर की वैल्यू को लेकर कि सर कौन सा वैल्यू पुट करें, तो मैंने तो आपको रास्ता बता दिया है। अगर लीटर लीटर में बात हो रही है तो 0.0821 लगाना। टेम्परेचर तो आपको गिवन ही है, दैट इज 290 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, अभी तो लाए, दैट इज 342 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है भैया, ये तो दिया हुआ था 150 इंटू 10 की पावर -3। देखो वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया था, इसका मतलब आपको हमेशा ऊपर में 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना रहता है। वही बात हुई ना, यहाँ 10 की पावर -3 तो ऊपर जाके 1000 का मल्टीप्लाई करा देता है और लीटर में कन्वर्ट करवा दिया है। तो लीटर में दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं है, मिलीलीटर में देता भी है तो ऊपर में 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि यही 10 की पावर -3 तो ऊपर जाके 1000 बन के मल्टीप्लाई करता है। प्यारे बच्चे जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लोगे तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा 0.812 atm। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ऐसे सवाल रहेंगे जिसमें आपको कुछ रिक्वायर्ड डाटा गिवन रहेगा और आप लोगों को फाइनली फॉर्मूला पुट करके सीधे सीधे आंसर लाना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सवाल ऐसे हो ही रहे ना, फॉर्मूला ओरिएंटेड, इसलिए बोला सबसे इजी जोन है, भले दिखता बड़ा है। चलिए नोट कर लीजिए। चलो अब तनिक ई सवालों को देखा जाए। ये क्या बोल रहे हैं बउआ जी, बोल रहे हैं 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 6 ग्राम यूरिया आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। डाटा उठाने का काम करो, क्या क्या डाटा मिला भैया हमको। डाटा मिला, पहले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है कितना 1 लीटर, लीटर में दिया है तो टेंशन खत्म, ठीक। 1000 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में मत करना। आगे और दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है 18 ग्राम ग्लूकोज है हमारा, ओके वेरी गुड। और इसमें ऐड किया गया है 6 ग्राम यूरिया को। मतलब सवाल समझना ना बच्चों कि मान लो हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है, उसमें क्या है, उसमें 1 लीटर वाटर भरा पड़ा है, वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, और इसमें ना 2 सब्सटेंस आपको ऐड किए जा रहे हैं। एक है आपका 18 ग्राम ग्लूकोज जिसको मैंने A मान लिया है, और दूसरा ऐड किया जा रहा है B और वो है 6 ग्राम यूरिया। ये दोनों के दोनों किसका रोल प्ले कर रहे हैं, सॉल्यूट का। समझ में आ रही बात है। तो आपको इन दोनों को मिला के और इसमें वाटर 1 लीटर वाटर को मिला के आप लोग को टोटल सॉल्यूशन जनरेट करना है। और उस समय टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर मेरे प्यारे बच्चों दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 प्लस 273 आप ऐड करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, आपको मिल रहा होगा 300 केल्विन। आपसे डिमांड किया है फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, और ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आया हुआ है जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसे डील करेंगे, तो सबसे पहले तो आप लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर सबको पता था क्या होता है, सीआरटी। इसी सी की जगह पे आप लोग लाते थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू आर इनटू टी। बात समझना ना, ठीक है भैया। यहाँ पे सॉल्यूट के जो मोल्स होते थे ना वो लेने रहते थे, पर इस बार सवाल में हमारे पास तो दो सॉल्यूट है ना, ये ए और बी दोनों इस बार क्या है, सॉल्यूट है। ये ग्लूकोज भी सॉल्यूट है, यूरिया भी सॉल्यूट है, और वाटर मेरा क्या है, सॉल्वेंट। इनके मिलने से पूरा हमारा मिक्सचर का सॉल्यूशन तैयार हुआ है। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लोग सॉल्यूट के मोल ले रहे होंगे ना, तो आपको Na प्लस Nb दोनों लेना पड़ेगा इनटू RT अपॉन में V। यहां से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। तो कई बार ऐसे सवाल भी रहेंगे जिसमें एक की जगह 2 सॉल्यूट आ जाए, करना कुछ नहीं है, सॉल्यूट के टोटल मोल्स लेना है तो आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लो। अच्छा, अगर मुझे टोटल, इसको थोड़ा सा मैं हटा दे रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लेना है, तो मेरे प्यारे बच्चों मान लो ए मेरा ग्लूकोज था, समझना बात ना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास सबको याद है क्या, 180 ग्राम आता है पर मोल। तो अगर मुझे Na चाहिए, Na मतलब ग्लूकोज के मोल, तो WA अपॉन में Ma लूंगा, ठीक। मतलब कि क्या WA कितना दिया है, 18 ग्राम ग्लूकोज दिया था ना, अपॉन 180,
सॉल्व किया 1/10 मतलब 0.1 मोल। ऐसे ही अगर मैं बी ले रहा हूं, बी कौन है मेरा, यूरिया। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला याद होगा सभी को, NH2CO NH2, इंसान द्वारा लैब में बनाया गया पहला केमिकल। और इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप लोग लाते हो तो वो 60 ग्राम पर मोल के आसपास आता है। ठीक है, तो इस समय अगर यूरिया के मोल्स आप लेने जाओगे तो यूरिया का गिवन मास अपॉन यूरिया का मॉलिक्यूलर मास, भैया यूरिया का गिवन मास कितना है क्वेश्चन में, 6 ग्राम अपॉन 60 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास। सॉल्व किया फिर से आया 1/10 मतलब 0.1। तो मैंने Na की वैल्यू पा ली 0.1 मोल, मैंने यूरिया के मोल्स भी पा लिए 0.1 मोल। ये बस आपको दिखाने बस के लिए था। हमको तो मतलब यहां से है कि हमको लाना है ऑस्मोटिक प्रेशर। वो क्या आया, Na प्लस Nb, Na कितना 0.1 प्लस 0.1 Na प्लस Nb, डाटा ला लिया था, इनटू R। R मेरे प्यारे बच्चों फिर से आप लोग को लीटर में दिया है तो लीटर के लिए तुरंत 0.821 बिना सोचे समझे, इनटू टेम्परेचर कितना 300 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को लीटर, 1 लीटर, तो 1 लीटर है, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई मत करना ना क्योंकि वॉल्यूम पहले से लीटर में है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये 0.1 प्लस 0.1 दिस इज 0.2 प्लस 0.0821 इनटू 300। ठीक है, पूरा सॉल्व करते मत बैठे रहना, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका, सीधे ऑप्शन उड़ाना है ना, ऐसे ही गिन लो। 2 इंटू 8 पीछे का भूल जाओ, 16 इंटू 3 48 होता है। तो 48 या उससे थोड़ा सा ज्यादा नंबर कोई है क्या आसपास में, हाँ बिल्कुल है, ये 49 में हो गया आंसर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ रहा है 4.926 atm। कहानी खत्म, आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एक और सवाल, क्या बोल रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन at 0 degree Celsius is 4 atm. What will be its osmotic pressure at 546 Kelvin under similar condition? सवाल को देख रहे हो कितना बढ़िया घुमा रहा है, एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में दे रहा है डिग्री सेल्सियस में, और दूसरा टेम्परेचर केल्विन में दे रहा है। ठीक है, चलो ध्यान देना ना कि आपको मान लो मैं डाटा ले रहा हूं, पहला टेम्परेचर T1 दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और दूसरा टेम्परेचर T2 दिया है 546 केल्विन। पहली बात की टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में लेना ही नहीं है, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 0 प्लस 273 ऐड कर दूंगा, कितना केल्विन आया 273 केल्विन टेम्परेचर आ गया। उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 4 atm है, 4 atm गिवन था। और आपको बोल रहा है कि जब टेम्परेचर 546 केल्विन हो जाए उस समय के लिए आप लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर कंसीडर करना है एट अंडर सिमिलर कंडीशन बोला है। तो सिमिलर कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी सिमिलर होगा, सर यहाँ 4 atm है, ये ऑप्शन में 4 atm दिख रहा है, इसलिए तो ऑप्शन ए में डाल के दिया है, जल्दी मारो निगेटिव कराओ। ठीक है, ध्यान देना कि सिमिलर कंडीशन का मतलब आप यहाँ पर सवाल पकड़ो, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो दो फैक्टर पे डिपेंड किया था जब हमने थ्योरी पढ़ा था, एक उसके कंसंट्रेशन पे और दूसरा टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता था तब कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता था, और जब टेम्परेचर वेरी करता था तब कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते थे हम लोग, इसीलिए तो कंसंट्रेशन जब कांस्टेंट होता था प्रेशर टेम्परेचर लॉ लगाते थे, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि यार टेम्परेचर तो वेरी कर रहा है, 273 से 546 हो रहा है, इसका मतलब अंडर सिमिलर कंडीशन का मतलब आप समझ गए कि इस बार कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। और जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है तो आप सब साफ साफ जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही तो प्रेशर टेम्परेचर लॉ था। मतलब कि पाई1 अपॉन पाई2 अगर मुझे चाहिए तो वो T1 अपॉन T2 हो जाएगा। या किसी को अगर मान लो कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो वो सीधे सीधे ऐसे लेगा, पाई1 इक्वल टू क्या लिखेगा CRT1, पाई2 क्या लिखेगा CRT2। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन पहले से क्या है कांस्टेंट, बोला है ना अंडर सिमिलर कंडीशन। आर तो भैया हमेशा बराबर ही होता है, दोनों को डिवाइड करेगा, पाई1 बाई पाई2 मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर 1 अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर 2, तो यहां से भी सॉल्व करने से T1 बाई T2 ही तो आएगा, CR CR कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो
या तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू चले जाओ या तो आप फॉर्मूला के थ्रू चले जाओ, डाटा तो आना ही आना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पाई वन की वैल्यू रखिए, कितना है भैया 4 डिवाइडेड बाई ऑस्मोटिक प्रेशर, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ ना इसको, 4 अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर 2 इक्वल टू T1 है 273 अपॉन में 546, ये कैंसिल हो रहा है सीधे सीधे 2 में, इस पाई 2 को वहां भेज दीजिए और इस 2 को यहाँ लाइए, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, मतलब फाइनली 546 केल्विन पर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कितना मिल रहा है, 8 atm मिल रहा है। आया समझ में? 8 atm है क्या ऑप्शन? बिल्कुल है। पर वही बात है ना, ये तो आपने पूरा सॉल्व किया। अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलते तो अंडर सिमिलर कंडीशन मतलब आप समझ गए कि भैया टेम्परेचर कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां आप समझिए टेम्परेचर 273 से 546 हुआ था, मतलब टेम्परेचर हुआ है डबल, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी क्या आना था, डबल, तो 4 का कितना बन जाता, 8, कहानी खत्म। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप सॉल्व करते तो पेन भी नहीं उठाना पड़ता। इसलिए जब चीजों को पढ़ो बच्चों, उसमें खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के बनाओ, और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एक बार कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं लास्ट, इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल मास और वॉन हॉफ फैक्टर, और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होता है कंप्लीट। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।